हेलो क्लास 11th। आज की क्लास में हम आपका चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ पॉल साइंस का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये 6 to 8 मार्क्स का एग्जाम में आता ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एक तरीके से बन जाता है हमारे सिलेबस का। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करे हैं एनसीईआरटी के ज़रिए, उसके ज़रिए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही ईजी से ईजी लैंग्वेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। आप इस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड से समझते क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की जिससे कि कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होता है, कोई भी राज्य जो है वो चलता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसी सेट ऑफ रूल्स की एक बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे डे टू डे लाइफ के रूल्स और रेगुलेशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस उससे चलते हैं। और जो हमारी जुडिशरी है वो तो कम्प्लीटली रिलाई करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जितने भी फैसले जुडिशरी के द्वारा लिए जाते हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के बाद ही लिए जाते हैं। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बिना किसी देश का चलना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर होता है तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। आज अब हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इसमें कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है 3 मार्क्स से 4 मार्क्स से रिलेटेड कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत क्या है। तो उस टाइम पे ये जो पॉइंट्स है वो उसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। सबसे पहला कि क्लैरिटी इससे हमें मिलती है कि रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता चलता है कि क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना है। अगर ऐसे ही कोई कुछ भी हमसे उठ के बोल देगा कि अच्छा ये जो रूल्स है, ये जो रेगुलेशंस है, ये फॉलो करने हैं, ये नहीं करने, तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर कहीं पे रिटन फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगा तो क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मेंशन किया जाता है टू गेट अवेयर। राइट्स और ड्यूटीज के बारे में हम अवेयर हो पाते हैं कि क्या हमारी राइट्स हैं, क्या हमारी ड्यूटीज हैं। और एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बीच में एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बैठ पाता है जो कि लीगली एनफोर्सेबल होता है। टू ले सम लिमिटेशंस, और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस लगाने में, ताकि, और ये करता कैसे है, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको उनके राइट्स मिल सके, और सिटीजन्स को राइट्स गारंटी करके यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर लगाई जाती है, ताकि हमारे राइट्स को कभी भी कोई हमसे छीन ना सके। कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल वे में अगर हम बात करें, जो हमारे पास एक बुक के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में अवेलेबल है वो है एक कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वेयर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को जोड़ जोड़ के कंपाइलेशन के जरिए बनाया जाता है। ये यूजुअली ऐसा पैटर्न देखा जाता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको नहीं बनाया जाता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी कंट्रीज में पाया जाता है? ये इंडिया में, अमेरिका में और जापान में, यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिल जाते हैं। आगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल में मिल जाते हैं। अब देखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। 3 मेजर ऑर्गन होते हैं। सबसे पहली बात गवर्नमेंट के, आपको पता होगा, सबसे पहला है लेजिस्लेचर, फिर दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर, जिसको हम विधायिका भी बोलते हैं, जिसका काम होता है लॉज को बनाना। फिर है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लॉज को एग्जीक्यूट करना, लॉज को इम्प्लीमेंट करना। फिर जुडिशरी, जिसका काम होता है कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करती है, वो ध्यान देती है कि क्या जो लॉज बन रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में बनाई जा रही है या नहीं, क्या ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है लॉज का वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ये चीजें जुडिशरी देखती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें पावर के बारे में बताता है तीनों ऑर्गन के, कि तीनों ऑर्गन के पास कितनी पावर है, एंड ऑल्सो सेट्स द लिमिट्स ऑफ देयर ड्यूटीज, और इनकी जो ड्यूटीज हैं उनके ऊपर भी लिमिट लगाता है कि आप अपने इस पर्टिकुलर स्फीयर के बाहर जाके कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? म्यूचुअल रिलेशंस को मेंटेन करके रखता है इन तीनों ऑर्गन के बीच में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक नेचर, बिलीफ एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, एंड प्रिवेंट्स एनार्की। सोसाइटी में कभी ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि कोई गवर्नमेंट ही ना हो, कोई गवर्नमेंट वर्क ही ना कर पा रही हो, ऐसी सिचुएशन को आने से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिवेंट करता है, रोकता है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जो पर्सन जिसने सबसे पहले इसका आइडिया दिया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था वर्ल्ड में, वो थे ब्रिटिशर थे। ये एक
जिनका नाम था सर हेनरी मेन। तो इनका नाम जो है वो हमें याद रखना है, ये 1 मार्क से पूछा जाता है। अब वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सबसे पहले आपको आंसर को किस तरीके से लिखना है, आप सबसे पहले इस तरीके से सब पॉइंट्स बनाओगे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे, तो फिर मार्क्स आपके बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट करवाता है और उनको अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि आप बिल्कुल सेफ हो, आप बिल्कुल सिक्योर हो और आपके राइट्स को आपसे कोई नहीं छीन सकता। पहला फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि आपको कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो है उनका पालन करना होगा, जिससे कि जो सोसाइटी है उसके अंदर मिनिमल कोऑर्डिनेशन आ सके। जैसे कि मान लो अगर रेड लाइट है तो उस टाइम पीरियड में आपको स्टॉप होना है, येलो लाइट है तो आपको वेट करना है, ग्रीन लाइट है तो फिर आप चल सकते हो। तो ये कुछ ऐसे जो रूल्स हैं, इसमें कोई भी कम्युनिटी का इंसान अगर वहाँ पे रोड पे उस टाइम पीरियड में खड़ा हुआ है तो वो ये थोड़ी सोचेगा कि ये जो रूल है वो मुझे फॉलो करना है या नहीं करना है। तो कुछ ऐसे सेट ऑफ बेसिक रूल्स बनाए गए हैं जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन रहे, यानी वो ऐसे रूल्स हैं जो हर किसी को फॉलो करने हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। किसके पास कितनी डिसीजन मेकिंग पावर है ये भी स्पेसिफाई करता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, अगर कोई स्पेसिफाई करके हमें नहीं बताएगा कि किसके पास कितनी पावर है, तो लास्ट में ऐसा फील हो रहा होगा कि भाई हर कोई कहेगा कि मेरे पास ज्यादा पावर है, दूसरा इंसान कहेगा नहीं मेरे पास ज्यादा पावर है, और फिर इस सिचुएशन में कभी भी किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक द डिसीजन इन अ सोसाइटी। जो सेकेंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये बताता है कि किसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में डिसीजंस लेने की। जैसे ओल्ड सोवियत यूनियन में पावर हुआ करती थी कम्युनिस्ट पार्टी के पास, ऐसे ही मोनार्की जहां पे होती है वहां पे पावर होती है किंग के पास, किंग जो है वहां पे डिसीजन लेता है। और ऐसे ही जहां पे डेमोक्रेसी होती है वहां पे पावर होती है पीपल के पास, हमारे पास। तो क्या हर जगह पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली डिसीजंस लेते हैं? क्या जो लोग हैं वो डायरेक्टली रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते हैं? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे कि इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं। तो हम किस तरीके से फैसले लेते हैं, हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में? सबसे पहली बात, हम लोग क्या करते हैं, हम वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, है ना, अपने प्रतिनिधि को हम वोट करते हैं। और यही रिप्रेजेंटेटिव जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं, और इलेक्टेड गवर्नमेंट का पार्ट बनने के बाद ये आकर पार्लियामेंट में बैठते हैं एज अ रूलिंग पार्टी। और पार्लियामेंट में बैठने के बाद ये उन्हीं सारे मुद्दों पे काम कर रहे होते हैं जो इन्होंने चुनाव के टाइम पीरियड में, इलेक्शंस के टाइम पीरियड में हमसे वादे किए होते हैं, अपने मैनिफेस्टो में लिखा होता है। इस तरीके से जो गवर्नमेंट है हम चला रहे होते हैं एक डेमोक्रेसी में। थर्ड पॉइंट है लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कि जो सरकार की पावर है उसके ऊपर लिमिटेशंस भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगाता है। Third function of the constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. यानी हमारे पास होते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स जिनको सरकार किसी भी सिचुएशन में आने से हमसे छीन नहीं सकती है, एक्सेप्ट सम केसेस जब इमरजेंसी लग जाती है। तो जो कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो कभी भी हमसे छीने नहीं जा सकते। और कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे पास होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें 7th जो फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा दिया गया और इसको अब एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहला राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आपका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता है किसी भी आधार पे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन में बिलीफ रख सकते हैं, इस चीज की भी आपके पास आजादी है। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स है, कल्चरल राइट्स है आपके पास। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सबसे इंपॉर्टेंट राइट है जो कि आर्टिकल 32 के अंदर आता है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो ये जो 6 के 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए। उसके बाद और क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, लोगों में जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी नीड्स हैं, वो सारी की सारी इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए झलक रही होती हैं। द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी
एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जरिए कोशिश करी जाती है कि एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करी जाए जहां पे हर किसी को न्याय मिले, एक ऐसी जस्ट सोसाइटी क्रिएट करी जाए। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स है ये बिल्कुल याद रखने हैं आपको। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसी तरीके से यहाँ पे इंक्लूड करने हैं अपने आंसर में। अब आगे देखते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। Agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should govern। एक कुछ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं जिन पे हर कोई एग्री कर रहा है कि हमारे ऊपर रूल कौन करेगा और ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसके पास ये पावर जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक आइडेंटिटी को फॉर्म करता है कहीं ना कहीं, जो कि फंडामेंटल सेंस में होती है, फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है। अगर आपसे कल को आके कोई भी पूछता है कि आप कौन से देश के नागरिक हो, आप कौन से देश के सिटीजन हो, तो अपनी रिप्रेजेंटेशन क्या दोगे? क्या ये बताओगे कि हम पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, हम पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, है ना, दिल्ली में रहते हैं? नहीं, आप क्या बताओगे? हम कौन है? हम है इंडियन। तो ये क्या है? ये हमारी आइडेंटिटी है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड मॉरल आइडेंटिटी, दो तरीके की आइडेंटिटी और हमें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहली है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। बाय एक्सेप्टिंग द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द पीपल। हम क्या करते हैं इसमें जो बेसिक सेट ऑफ रूल्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर आप उन जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनका पालन कर रहे हो तो आप पॉलिटिकल आइडेंटिटी को एक्वायर कर पा रहे हो। मोरल आइडेंटिटी कहाँ पे देखी जाती है? यहाँ पे उस टाइम पीरियड में ये आइडेंटिटी मैटर करेगी जिसमें ऐसा बोला जाता है कि अच्छा आपको ऐसा करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं जो मॉरल सेंस में है, ये मॉरल आइडेंटिटी की बात करती है। अब सिटीजनशिप जो है वो दो तरीके से प्रोवाइड करी जाती है लोगों को। सबसे पहला एथनिक सिटीजनशिप, यानी कल्चर के बेसिस पे आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है या नहीं, आप वहाँ के कल्चर से कितना फेमिलियर हो, उस बेसिस पे जो आइडेंटिटी प्रोवाइड कराई जाती है वो होती है एथनिक, है ना। और ऐसा कहाँ पे होता है? जर्मनी में। ऐसे ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जहाँ पे आप कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स का पालन कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, कौन से कास्ट से, कौन से रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, कौन से रीजन से बिलोंग कर रहे हो, तो आप फिर पॉलिटिकल आइडेंटिटी का पार्ट हो। और ये चीज़ कहाँ पे हमें अवेलेबल होती है? इंडिया में। आगे देखते हैं। हाँ, मोड ऑफ प्रमलगेशन। मोड ऑफ प्रमलगेशन क्या है? ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बीइंग में आया, कैसे एग्जिस्टेंस में आया और किसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और जिन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उनके पास इतनी पावर थी क्या कि आज के टाइम पीरियड तक भी हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं। बेसिकली प्रोसेस क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, जो आज के टाइम पीरियड तक भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चला आ रहा है और वो इतना सक्सेसफुल माना जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो जिसमें आता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, फिर है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन और फिर है यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीन कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको बनाया किसने था? एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको बनाया था। इसको कब से लेके कब तक बनाया गया? इसको 1946 से लेके नवंबर 1949 तक बनाया गया। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। एक तरीका होता है वोटिंग का जिसको हम बोलते हैं रेफरेंडम। जैसे मान लो किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे हमें डिसीजन लेना है कोई, कि ये जो फैसला है वो कैसे लेना चाहिए, इसमें कितने लोग जो हैं वो यस के सपोर्टर्स हैं, कितने लोग नो के सपोर्टर्स हैं, तो उस केस में एक छोटी सी वोटिंग करवाई जाती है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंडम। तो जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस हर एक डिसीजन के लिए करी जाती है वहाँ पे रेफरेंडम प्रैक्टिस हो रहा होता है। और ऐसा ज्यादातर जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे होता है। जहाँ पे पॉपुलेशन छोटी होती है उस कंट्री में ही ऐसा करना पॉसिबल है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। बट इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं। यानी हम अपने लीडर्स को चूज करके लेके आते हैं और फिर वो उसके बाद डिसीजंस जो है वो लेते हैं। द सब्सटैंशियल प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है या नहीं है, उसका हॉलमार्क जो है वो पता चलता है कुछ चीज़ों से, कि हर कोई उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं अवेलेबल कि हर कोई, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, किसी भी जगह पे रहता हो, वो लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो
hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with the provision, कि कुछ ना कुछ रीजन यहाँ पे रहने वाले लोगों को मिले कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना ही करना है, ठीक है। ऐसा तभी हो सकता है जब आप मेजोरिटी को और माइनॉरिटी को दोनों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करो। हमारे जो हॉलमार्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इक्वालिटी और फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है फ्रीडम पे, लोगों की, और इक्वालिटी पे। दैट इज हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बिकम सक्सेसफुल। तो इसी तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सक्सेसफुल बन सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। The constitution are often subverted not by the people but by a small groups who wish to enhance their power. कई बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ ऐसे लोग अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं जो नंबर में तो भले ही कम होते हैं बट वो होते बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी सक्सेसफुल ज्यादा दिन तक हो नहीं सकता है। तो इसीलिए एक बैलेंस्ड वे में इंस्टीट्यूशंस को डिजाइन करना बहुत जरूरी है और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरी है जिसमें ऐसा ना हो कि कुछ सिंपल ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर हो और बाकी जो जनता है बस वो डिप्राइव्ड रह जाए, बहुत पुअर रह जाए। वे तरीका क्या हो सकता है कि कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन को हम मोनोपोली में ना आने दे पावर में, ठीक है। डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। ये किया कैसे जाता है, इसमें क्या करते हैं कि जो पावर है उसको फ्रेगमेंट करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ पावर हमने लेजिस्लेचर को दे दी, कुछ एग्जीक्यूटिव को दे दी, कुछ जुडिशरी को दे दी। तो ये क्या हुआ, ये पावर का फ्रेगमेंटेशन हुआ, जिसकी वजह से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के पास अलग अलग पावर आ गई और अब किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास ऐसा नहीं होगा कि उनके पास बहुत ज्यादा पावर होगी। आगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट करता है पावर को। हॉरिजॉन्टली कैसे, सबसे पहले हमारा लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशरी, ठीक है। इस तरीके से जो पावर है वो पूरी डिवाइड होती है, यानी तीनों को कुछ इक्वल अमाउंट में पावर दे रखी है वो और इंडिपेंडेंट है वो, इस सेंस में वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखे हुए प्रोविजंस को चेंज भी किया जा सकता है। ये अमेंडमेंट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अमेंडमेंट वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में कोई चेंज लेकर आना। कोई भी प्रोविजन लिखा हुआ है उसके अंदर कुछ चेंज लेकर आना। हो सकता है कि उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो, कोई नया रूल, कोई नया रेगुलेशन ऐड कर रहे हो, या फिर हो सकता है कोई जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसको ओमिट कर रहे हो, वहां से डिलीट कर रहे हो, ठीक है। दोनों जो केस है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट के जरिए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल बन पाता है और टाइम के साथ जो भी चेंजेस की जरूरत होती है वो चेंजेस हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के जरिए करते रहते हैं, which allows changes with the time that are needed. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले जिस टाइम पीरियड में देश आज़ाद हुआ था, जिस टाइम पीरियड में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना था, उस टाइम पीरियड में डाउरी सिस्टम को लेकर कोई भी लॉज नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ये चीज़ सोची ही नहीं गई कि क्या इसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है हमें आने वाले टाइम में। बट जैसे जैसे टाइम के साथ चेंजेस आते हुए चले गए और फिर हार्श रियलिटी हमें सोसाइटी की पता चली, तो फिर इस मैटर से रिलेटेड, डाउरी सिस्टम से रिलेटेड भी बहुत सारे जो केसेस थे वो सामने आए और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए लॉ भी बनाई गई, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी तरीके से बहुत फ्लेक्सिबल है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है और उसमें हम नए नए आर्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं और जो आर्टिकल्स हमें सही नहीं लगते उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। आगे 2021 टू 2021 तक की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट्स हुए थे, बट एज ऑफ नाउ, आज तक के दिन में 2024 तक जो अमेंडमेंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो टोटल 106 हो चुके हैं। इस चीज को आंसर लिखते टाइम जरूर मेंशन करें। रिजिडिटी क्या होती है, रिजिडिटी यानी कोई ऐसी चीज जिसको अमेंड करना इजी नहीं है। तो कुछ चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी भी रखी गई जिनको अमेंड करना, जिनमें चेंज लाना इतना ईजी ना हो, ठीक है। और इनमें हमने पार्ट बनाया है, इसमें कौन से राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, जिनको आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ते हैं जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पिक्चर देख सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो खड़े हुए हैं और यहाँ पे अलग अलग कमेटी के मेंबर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उस टाइम पीरियड में पार्ट थे। अब देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहली बार मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए 9 नवंबर 1946 को, सबसे पहली मीटिंग इसकी उस टाइम पीरियड में होती है। इसके मेंबर्स जो थे वो उस टाइम पीरियड में कैसे चूज किए गए, अब उस टाइम पीरियड में
पर्टिकुलर तरीके से इलेक्शन कराना तो पॉसिबल था नहीं, तो इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाए गए। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो कॉन्सेप्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसके जरिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो मेंबर्स थे उनको इंक्लूड किया गया, जिसमें कि जो प्रोविंसेस थी जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल हुआ करता था, वहां से कुछ कुछ मेंबर्स को उठाया गया। ब्रिटिश कैबिनेट प्रपोज अ प्लान, ब्रिटिश कैबिनेट एक प्लान लेकर आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। ईच प्रोविंस, अब था क्या इसमें, हर एक प्रोविंस और हर एक प्रिंसली स्टेट से कुछ ग्रुप ऑफ सीट्स जो थी वो अलॉट करी गई उसकी प्रपोर्शन के बेसिस पे, कि मान लो वहां पे कितनी जनता रह रही है उसके बेसिस पे वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स कितने होंगे ये डिसाइड किया जाएगा। और ये चीज किस तरीके से की गई कि 10 लाख पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये चीज उस टाइम पीरियड में डिसाइड किया गया। एज अ रिजल्ट द प्रोविंस दैट वर अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो प्रोविंसेस डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर आती थी उससे हमें कितने मेंबर सामने देखने को मिले, 292 मेंबर्स सामने देखने को मिले। वाइल जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिनिमम जो सीट्स अलॉट करी गई वो कितनी थी, 93 सीट्स इनको अलॉट करी गई। सीट इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेन कम्युनिटीज, जो सीट्स थी वो डिवाइड करी गई थी इनकी कम्युनिटी के बेसिस पे, और ये 3 कम्युनिटीज बनाई गई थी। सबसे पहला मुस्लिम, फिर उसके बाद सिख, और थर्ड जो कम्युनिटी थी वो थी जनरल कैंडिडेट्स की, जिसमें हिंदूज और बाकी जो भी छोटे छोटे रिलीजन्स हैं वो भी इसका पार्ट थे, इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे। Each community in provincial legislative assembly elected own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote, जिसके जरिए आज के टाइम पीरियड में हमारे देश के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, और इसी के जरिए उस टाइम पीरियड में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, जिसको हम बोलते हैं PR+STV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से तो मेंबर इस तरीके से आए। अब ऐसे स्टेट्स का क्या जहां पे किसी राजा का रूल हुआ करता था, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहां के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे आए, कंसल्टेशन के बेसिस पे आए, कि अच्छा कंसल्ट करके इनको लेकर आया गया कि ये इंसान जो है वो इस पोस्ट के लिए सही माने जा सकते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका कॉम्पोजिशन कैसे हुआ, इसके अंदर कौन कौन था, इसको कैसे कंपोज किया गया पूरा। एज अ प्लान ऑफ 3 जून 1947, एक प्लान जो सामने आया 3 जून 1947 को, मार्क दिस डेट 3 जून 1947, जिसके जरिए ये बता दिया गया कि 2 नेशंस बनेंगे, एक तो पाकिस्तान और दूसरा इंडिया, यानी दैट इज पार्टीशन का जो केस था वो सामने आया। मेंबर्स हु फेल इन टेरिटरीज अंडर पाकिस्तान सीज टू बी द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भी मेंबर्स अब पाकिस्तान के साइड में रिसाइड कर रहे थे तो वो मेंबर्स अब इसका पार्ट नहीं रहने वाले थे, जो हमारी ये जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इसका पार्ट नहीं रहने वाले थे। एज अ रिजल्ट, क्योंकि अब मेंबर्स कम हो जाएंगे तो इसीलिए मेंबर्स कम हो गए, तो मेंबर्स बचे कितने, 299 मेंबर्स यहाँ पे बचे टोटल, ठीक है। The Constitution was adopted on 26 November 1949, सबसे इंपॉर्टेंट डेट, जिस दिन अडॉप्ट किया गया और जिस दिन इसको लागू किया गया, फोर्स में आया कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अडॉप्ट तो 1949 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया, बट इसको हम फोर्स में कब लेकर आते हैं, 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। जिस टाइम पीरियड में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था 1930s की अगर हम बात करें, उस टाइम पीरियड में एक बार जवाहरलाल नेहरू ने एक सपना देखा था कि 1930 को 26 जनवरी को हम सब पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, बट वो जो चीज़ थी वो पॉसिबल हो नहीं पाई उस टाइम पीरियड में। तो उस दिन को याद रखने के लिए, क्योंकि वो मैसेज ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ लोगों के बीच में, उस दिन को याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो रहा था, सब लोग साइन कर रहे थे लास्ट टाइम, उस टाइम कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे असेंबली में, 284 मेंबर्स 24 जनवरी 1950 को, जिस टाइम पीरियड में साइन किया जा रहा था, पास किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को, उस टाइम पे प्रेजेंट थे। Although the members of the assembly were not elected by universal suffrage, हालांकि ये जो मेंबर्स थे इस असेंबली के, उनको यूनिवर्सल सफरेज के बेसिस पे तो नहीं लाया गया था, यानी ऐसा तो था नहीं कि जितने भी 18+ लोग हैं वो सारे के सारे वोट कर सकते हैं। हमने देखा इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पीरियड में, तो इसीलिए फिर भी यहाँ पे कोशिश करी गई कि ये जो असेंबली है ये पूरी तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रहे, ये जनता को रिप्रेजेंट करे, उनके आइडियाज को रिप्रेजेंट करे।
जितने भी रिलीजन के लोग थे उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई। असेंबली हैड 28 मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, 28 मेंबर शेड्यूल कास्ट से भी उस टाइम पीरियड में यहाँ पे थे। कांग्रेस को लगभग 82% वोट्स मिलते हैं इस असेंबली में, क्योंकि ये खुद ही एक डाइवर्स पार्टी हुआ करती थी उस टाइम पीरियड में। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, डिबेट्स वगैरह किस तरीके से हुए। The member of the Constituent Assembly discussed in every subject and finally added them to the provision of the Constitution. जितने भी प्रोविजन होते थे उनके ऊपर पहले डिस्कशन करी जाती थी, उसके बाद वो फाइनली एक कंसेंसस पे पहुंचते थे कि इस प्रोविजन को हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखना है। मोर इंपॉर्टेंस दी गई यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट को रादर देन कम्युनिटी इंटरेस्ट। कम्युनिटी इंटरेस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, यानी कि हिंदू कम्युनिटी क्या कह रही है, मुस्लिम कम्युनिटी क्या कह रही है, या फिर अलग अलग कम्युनिटीज क्या कह रही है, इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। ये देखा गया कि पूरे नेशन के लिए, पूरे देश के लिए क्या सही होता है, वैसे जो प्रोविजंस थे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करे गए। प्रोसीजर क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज, लगभग 8 मेजर कमिटीज थी यहाँ पर, जिसके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो कि उस टाइम पीरियड में इन कमिटीज को चेयर कर रहे थे वो कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इन कमिटीज के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। अंबेडकर हैड बीन अ क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी। अंबेडकर जो थे उनकी गांधी के साथ और जो हमारी कांग्रेस थी उसके साथ ज़्यादा नहीं बनती थी, इतनी इनके बहुत ज़्यादा आपस में आर्ग्यूमेंट्स रहते थे। उसके बाद भी इन लोगों ने साथ में ही काम किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, अज्यूमिंग देम फॉर नॉट डूइंग वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ऐसा माना जाता था, इनके आरोप रहते थे अंबेडकर के कि कांग्रेस और गांधी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको आगे लेकर आने के लिए। पटेल और नेहरू, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जवाहरलाल नेहरू थे, इनके आपस में भी बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स रहते थे, बट फिर भी इन्होंने साथ में काम किया। नेवरदलेस दे ऑल वर्कड टुगेदर, इन्होंने फिर भी साथ में ही काम किया। ईच कमिटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस of the constitution which were then subjected to debate by entire assembly। होता क्या था कि पूरा एक जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड कर लिया गया, उसके बाद अब इसके ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगी, उसके बाद एक फाइनल कंसेंसस पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद वो जो कंसेंसस आया उसके जरिए उसको प्रोविजन की तरह ऐड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। Usually an attempt was made to reach a consensus with the belief that provision agreed to by all would not be detrimental to एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ऐसा देखा जाता था कि बस ऐसा ना हो कि ये जो भी प्रोविजन लेकर आया जा रहा है वो किसी एक ही इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सम प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस जिन पे डिसएग्रीमेंट ज़्यादा हो रहे होते थे, कुछ कंसेंसस नहीं निकल रहा होता था आफ्टर डिस्कशंस एंड डिबेट्स, तो उस पर वोटिंग करवा ली जाती थी। हर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट, हर एक क्वेरी, हर एक कंसर्न को बहुत ध्यान से रिस्पॉन्ड किया जाता था। और इस पूरे जिस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है, इस पूरे टाइम पीरियड में लगभग 166 मीटिंग्स होती हैं, और ये जो नंबर है 166 मीटिंग्स का, ये याद रखना है। इट्स सेशन वर ओपन टू द प्रेस एंड पब्लिक। इनके जो सेशन थे वो प्रेस और पब्लिक दोनों के लिए ही ओपन थे, ताकि अगर कुछ भी उनके मन में क्वेश्चंस हैं तो वो वहां से अराइज कर सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या क्या जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको यहाँ पे इलेबोरेट करो। इस पे भी लॉन्ग क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहला फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, यानी कुछ प्रोविजंस को हमने रिजिड तरीके से डील करते हैं हम, और कुछ प्रोविजंस को हम फ्लेक्सिबल तरीके से डील करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज लेकर आना है तो हम फ्लेक्सिबिलिटी का अप्रोच रखेंगे। अगर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे नहीं हम चेंज कर सकते हैं इतना इजीली, जैसे फंडामेंटल राइट्स, तो वो सारे प्रोविजंस आ गए रिजिडिटी के पार्ट में। ठीक है, तो ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, दोनों का एक मिक्सचर है। सेक्युलर स्टेट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज करता है सेक्युलर स्टेट पे, यानी जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी रिलीजन प्रेजेंट है इंडिया में, उन सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी और इक्वल सपोर्ट मिलेगा स्टेट से, गवर्नमेंट से। स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर, और जो खुद के उनके रिलीजियस मैटर होंगे उसमें जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो इंटरफेयर नहीं करेगी। जो सोर्सेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड प्रोविजन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से हमने अलग अलग प्रोविजंस को लिए। जैसे हमने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कॉन्सेप्ट लिया था उस टाइम पीरियड में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो अलग अलग जगह से हमने अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारे प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोला जाता है। आगे
फेडरलिज्म इन इंडिया, पावर का बंटवारा होता है, पावर जो है वो फ्रेगमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और पावर हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पे डिवीजन हो रखा है पावर का, कैसे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है आज तक, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं हुआ, कभी भी हम अमेंडमेंट टाइम टू टाइम करते रहे, और इसी तरीके से सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमारे इंडिया में है। यानी कभी भी अगर आपसे कोई आइडेंटिटी पूछता है आपकी, तो आप अपने स्टेट का नाम पहले नहीं बताओगे, आप ये बताओगे आपकी नेशनल आइडेंटिटी क्या है। नो स्टेट इन इंडिया कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ऑफ अनदर स्टेट। मोरओवर इन इंडिया एन इंडिविजुअल हैज the right to move to any part of the country or live anywhere in the territory of India except certain places। कुछ places को छोड़कर कहीं पे भी इंसान मूव कर सकता है इंडिया में, कहीं पे भी जाकर रह सकता है। अब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें बोला गया कि 18+ ईयर्स के जितने भी लोग हैं, 18 और 18 अबव, वो यहाँ पे उनके पास राइट टू वोट दिया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किस कास्ट से, किस रेस से, किस रिलीजन से, किस सेक्स से, या फिर वो लिटरेट है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं फैक्टर्स मानी जाएगी, बस ये माना जाए, ये जो फैक्टर है वो देखा जाएगा कि आप 18 या 18 अबव है या नहीं, और आप इंडिया के सिटीजन है या नहीं, तो आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अडॉप्ट किया है, जिसमें हमारा लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल है, यानी 2 हाउसेज है, बाई कैमरल है, 2 हाउसेज है। सबसे पहला लोकसभा, उसके बाद है राज्यसभा। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, जो हेड है गवर्नमेंट का वो कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर। और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पता है ये पूरे वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें अभी तक कितने आर्टिकल्स हैं, 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने व्यूज़ बता सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, आप कौन से नेक्स्ट चैप्टर में वीडियो चाहते हैं। ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं इनका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वन, वी विल गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वन।